प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के इस डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस में भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हैं। आज की जो पहली खबर है वो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है ना, तो इसको अपन लोग कहते हैं पीजीटीआई, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? क्रिकेट के खिलाड़ी कपिल देव, जो भारतीय विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे। 1983 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट का विश्व कप जीता था। और उसके जो कप्तान थे है ना, क्रिकेट विश्व विजेता टीम के कप्तान थे और उनका नाम क्या था? कपिल देव। उनको प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। 65 वर्षीय कपिल देव पहले से ही पीजीटीआई बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में इसके सदस्य थे और उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? कपिल देव ने जो है वो पदभार संभाला है। हमारा जो आज की अगली खबर है वो किससे संबंधित है? ऋण पुनर्गठन समझौता, है ना, यानी जो ऋण दिया गया था उसका पुनर्गठन और उस पर समझौता करना। तो ये समझौता श्रीलंका कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? भारत और जापान के साथ में, है ना। तो श्रीलंका जो है वो भारत और जापान के साथ में एक समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। किस किस के साथ में? तो भारत और जापान के साथ में। और एक्चुअल में आपको पता हो तो 2022 में श्रीलंका डिफ़ॉल्ट घोषित हो चुका था और उसके वहाँ पर आर्थिक त्रासदी, एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं आर्थिक संकट का दौर चल रहा था। और ऐसे में जो है वो उसको मदद की थी भारत ने और जापान ने। तो श्रीलंका भारत और जापान के साथ द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो श्रीलंका द्विपक्षीय ऋण दाताओं के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जो फिर ऋण वित्त पोषित परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में श्रीलंका, मैंने आपको जैसा कि बताया, तो ये एक डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया था। तो उसके बाद में भारत ने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता श्रीलंका को दी थी उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए। और श्रीलंका जो है उस आर्थिक संकट से निकला था। तो अब है श्रीलंका भारत और जापान के साथ में ऋण पुनर्गठन समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। तो कौन सा देश? श्रीलंका द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन के लिए भारत और जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? सरोगेसी से संबंधित है ना। सरोगेट मदर का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। ऐसे दंपत्ति जो किसी और के बच्चे को जो है वो यूँ कह सकते हैं अपन लोग गर्भ धारण करते हैं, तो उसको अपन लोग सरोगेट मदर कहते हैं। तो सरोगेसी के मामले में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। तो केंद्र सरकार ने सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। और उसी के ही साथ में चाइल्ड केयर लीव के अलावा कमिश्निंग पिता को 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की अनुमति दी है ना। तो सरकार ने कमिश्निंग मदर नाम दिया, यानी सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने की इच्छुक माँ, उसको सरकार ने क्या नाम दिया है? कमिश्निंग मदर। और उसको 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने के लिए अनुमति देने के नियमों में संशोधन किया है। ठीक है, तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित नियमों में कहा गया है कि सरोगेसी के मामले में सरोगेट के साथ साथ 2 कम से कम जीवित बच्चों वाली कमिश्निंग माँ को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यदि उनमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हों उस स्थिति में। ठीक है, तो केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में किए गए
परिवर्तनों के अनुसार सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को 180 दिनों की जो है वो छुट्टी दी जा सकती है, जबकि कमीशनिंग पिता को 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की अनुमति दी जाती है। तो ये सरोगेसी के मामले में नियमों में संशोधन किया है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं अगली खबर, नासा ने सौर तूफानों की निगरानी करने वाले GEOSU उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है ना। तो नासा आप लोग जानते ही हैं, और नासा जो है अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसने GEOS यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट यू, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट यू को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष और पृथ्वी पर मौसम के साथ साथ बड़े सौर तूफानों की निगरानी करना है। ठीक है, तो ये नासा ने सौर तूफानों की निगरानी करने वाले GEOSU उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो नासा और NOAA द्वारा प्रक्षेपित पर्यावरण उपग्रह का नाम क्या है? क्या नाम है? GEOSU, जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट पर ले जाया गया है ना। तो GEOSU जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट यू, ठीक है। और ये जो है अपन लोग जब देखते थे NOAA और नासा की तरफ से जो है वो एक उपग्रह है। तो NOAA का मतलब क्या? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता हो तो क्रिकेट के अंदर जो है एक DLS पद्धति आई है। उस पद्धति के सह आविष्कारक कौन थे? फ्रैंक डकवर्थ थे, और इस नियम को नाम दिया गया था डकवर्थ लुईस नियम। और डकवर्थ लुईस के इस नियम के तहत जब क्रिकेट का मैच है ना बारिश के कारण प्रभावित होता है, तो उसके बाद अक्सर ये समस्या आती है कि कैसे इसमें ये निर्धारित किया जाए कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है, परिणाम कैसे जारी किया जाए। तो उसके लिए डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैचों का परिणाम ज्ञात करने की विधि जिसने ज्ञात की थी वो डकवर्थ और लुईस थे। तो उसमें से जो है वो डकवर्थ का निधन हो गया है, वो 84 वर्ष के थे। तो डकवर्थ और उनके साथी सांख्यिकीविद टोनी लुईस द्वारा तैयार की गई डकवर्थ लुईस पद्धति को बारिश से प्रभावित क्रिकेट मैचों में परिणाम निर्धारित करने के लिए पेश किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिकेट की DLS पद्धति के सह आविष्कारक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। DLS यानी डकवर्थ और लुईस, है ना। तो डकवर्थ लुईस, तो DLS डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति, उसमें से डकवर्थ का निधन हो गया है। अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है LTI इंडस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, तो L&T समूह के भीतर एक वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी LTI माइंडट्री लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो SN सुब्रमण्यम। किसको नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यम जो है उनको उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो NN सुब्रमण्यम को L&T समूह के भीतर एक वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी LTI माइंडट्री लिमिटेड का चेयरमैन घोषित किया गया है। ठीक है, अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? CDEC और SICTE ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए उद्योग तैयार कार्यबल बनाने के लिए साझेदारी की। तो एक तो है आप लोगों के CDEC, ठीक है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDEC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो C का मतलब होता है सेंटर, है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट। D का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड, ए यानी एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDEC। ठीक है, और उसके बाद में AICTE, A का मतलब क्या है? ऑल इंडिया। I का मतलब क्या है? इंडिया। C का मतलब क्या है? काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना। तो उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबद्ध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो CDEC और SIECTE की संयुक्त पहल के तहत
भारत भर के लगभग 1000 इंजीनियरिंग कॉलेजों के लगभग 2500 संकाय सदस्यों को 50 संकाय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। तो किस इकाई ने? तो सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबद्ध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए AIECTE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर आप लोगों को पता ही है कि अभी जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ और लोकसभा स्पीकर किसको चुना गया? कोटा से सांसद राजस्थान के ओम बिरला, है ना, ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुना गया। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार कोटा से सांसद ओम बिरला को फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस ने वैसे अपनी तरफ से जो है के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसके बाद में वोटिंग नहीं हुई तथा सर्वसम्मति से प्रोटेम स्पीकर जो थे बी महाताब, उन्होंने ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने की स्वीकृति प्रदान की तथा आधिकारिक घोषणा की। तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के बी महाताब, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष किसको चुना गया? ओम बिरला को। और उनके अगेंस्ट में कांग्रेस ने किसको खड़ा किया था? के सुरेश को खड़ा किया था। तो इस प्रकार से भारतीय सदन का निचला सदन, भारतीय संसद का लोकसभा, ठीक है, और उचला या उपला सदन या ऊपरी सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी भाजपा। विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी कांग्रेस। अब फिर अगली जो खबर है वो डच प्रधानमंत्री से संबंधित है। वर्तमान में जो डच प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? मार्क रूटे। क्या नाम है? मार्क रूटे। और इनको जो है नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो नाटो महासचिव नियुक्त किया गया है। तो नाटो ने वर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को गठबंधन का अगला महासचिव नियुक्त किया है, जिसे वे 1 अक्टूबर से दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन सा है? तो वो है नाटो। उसका महासचिव कौन नियुक्त हुआ है? डच प्रधानमंत्री मार्क रूट, ठीक है। और ये जो नाटो है वो नाटो कितने देशों का एक संगठन है? 32 देशों का एक संगठन है, सैन्य संगठन है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया ने इसरो, ठीक है, यानी भारतीय जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? श्री पी सोमनाथ, श्रीधर पर्णिक्कर सोमनाथ इसके वर्तमान में जो है वो कौन है? अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का? बेंगलुरु में। संस्थापक कौन है इसरो के? विक्रम साराभाई इसके संस्थापक है। तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा के साथ कितने $1 मिलियन का समझौता किया है? $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा आज का जो महत्वपूर्ण पर्सन ऑफ द डे है उसमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुब्रतो मुखर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और सुब्रतो मुखर्जी जो है एयर मार्शल थे और वो भी एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, जो भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, है ना। तो भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारी अगली खबर है वो किससे संबंधित है? मैप ऑफ द डे में दामोदर नदी से संबंधित है, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप लोग जो ये मैप देख रहे हैं इंडिया का, है ना, उसमें यहाँ पर जो ये मैप शो किया गया आपके, वो किसका है? झारखंड का है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखें तो झारखंड के अंदर एक छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। वहाँ से होकर के और जो नदी निकलती है उस नदी को अपन लोग क्या कहते हैं? दामोदर नदी कहते हैं, ठीक है। और ये नदी जो है किस नदी से जाकर के मिलती है? पश्चिम बंगाल में ये नदी हुगली नदी से जाकर के मिलती है। कौन सी नदी से जाकर के मिलती है? हुगली नदी से जाकर के मिलती है। और इसी दामोदर नदी के ऊपर जो है वो भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। और इस दामोदर नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। बाराकर नदी पर तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान बांध और पंचेत पहाड़ी बांध।
और ये जो परियोजना है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला, आज हम लोगों ने एक नया अमेंडमेंट किया है राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके से संबंधित किसी एक टॉपिक पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ में लेकर के आ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खनिजों से संबंधित है। भूगर्भ से खोद कर निकाले गए वे पदार्थ, ठीक है, जिनकी अपनी भौतिक एवं रासायनिक विशेषता होती है, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले लौह अयस्क की बात कर रहा। लौह अयस्क, अयस्क यानी कि खनिजों का मिश्रण, मिश्रण को क्या कहते हैं? अयस्क। तो लोहा मिश्रित रूप से प्राप्त होता है और ये धात्विक खनिज है। ठीक है, तो लौह अयस्क की खदान के बारे में नाथरा की पाल और मारिजा बानोल, ये राजस्थान की प्रमुख खदान है। नाथरा की पाल और मोरिजा बानोल जयपुर में है। फिर निम्न में से किस जिले या जिलों में राजस्थान में सोने के भंडार मिले हैं? तो वो जिला कौन सा है? दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उसके बाद में अपन जब संगमरमर की बात करते हैं तो सफ़ेद संगमरमर मकलारा नागौर में मिलता है, लेकिन गुलाबी संगमरमर कहाँ पे मिलता है? उदयपुर में देवी माता से गुलाबी संगमरमर प्राप्त होता है। और ये जो संगमरमर है, मार्बल जिसको अपन लोग कहते हैं, वो किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरित प्रकार की चट्टानों का एक एग्जाम्पल है, या कायांतरित प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। राजस्थान में रामपुरा आगुचा की खदान के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए, है ना। सीसा जस्ता भी जो है वो आपके मिश्रित रूप से प्राप्त होता है, और इस मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं इस मिश्रण को? गैलेना कहते हैं। जामसर की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और जामसर कहाँ पर है? तो जामसर आपके बीकानेर में है। ठीक है, तो बीकानेर के जामसर में जिप्सम की खदान है। उसके बाद में रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध खदान कौन सी है? पूरे देश की सबसे बड़ी रॉक फास्फेट की खदान कौन सी है? झामर कोटड़ा। और ये झामर कोटड़ा कहाँ पर है आपके? तो ये झामर कोटड़ा है उदयपुर में। पंचपदरा किस खनिज के लिए है? तो पंचपदरा एक झील है, और वहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। और ये कहाँ पर है पंचपदरा? तो पंचपदरा आपके बाड़मेर में है। ठीक है, उसके बाद मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्यम क्या है? तो ये बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं, और इस पूरे तेल क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? सरस्वती तेल क्षेत्र नाम दिया गया है। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है, कपूरडी और जालिप्पा, ये बीकानेर में नहीं है। राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो अजमेर, है ना। अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है। उसी प्रकार से ऐश्वर्य तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये बाड़मेर में है ना। तो अभी अपन ने देखा मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्य कहाँ है? बाड़मेर में है। और डेगाना भाकरी किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौर में। ठीक है, और नागौर के अंदर जो डेगाना भाकरी है वो वहाँ की एक प्रसिद्ध खदान है, नागौर की डेगाना और भाकरी। इस प्रकार से हम लोग जब अपन लोग देखते हैं तो ये राजस्थान में खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी हमने आपसे साझा की है। तो इस प्रकार से आज हमने एक नया पेज आपके लिए प्रारंभ किया है, और वो है राजस्थान के जीके से संबंधित है, जिसमें किसी एक टॉपिक पर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आपसे चर्चा करने वाले। उम्मीद है हमारा ये अमेंडमेंट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप अपनी इन कक्षाओं को निरंतर अटेंड कीजिए और आपका फीडबैक हमें देते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।